हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज। स्टूडेंट्स, ये सवाल लिया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टॉपिक से। साइंटिस्ट था नील बोहर, जिसने हाइड्रोजन एटम को प्लेस किया गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ताकि वो हाई वोल्टेज दे के हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भेज सके एक्साइटेड स्टेट में। जब इसने ऐसा कर लिया तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में। वहाँ वो हाई एनर्जी की वजह से अनस्टेबल थे, अनहैप्पी थे, अनकंफर्टेबल थे। उन्होंने जंप करना शुरू किया बैक टू लोअर ऑर्बिट्स। किसी ने जंप किया 7वें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, किसी ने जंप किया 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, किसी ने जंप किया 6ठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में। जिसको जहां मौका मिला, जहां जिसको खाली जगह मिली, उस इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिट में जंप करना शुरू किया ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सकें। लेकिन इस जंपिंग में जो हो रही है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, इस जंपिंग से एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिन्हें कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के मजमूए को कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं, कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर होती हैं, चेक कीजिएगा डायग्राम में। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग किसी भी हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में हो रही है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज होंगी उन्हें कहा जाएगा कि ये लाइंस बिलोंग करती हैं लाइमन सीरीज से। ये एग्जिस्ट करेंगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से, चाहे वो दूसरा है, चाहे वो तीसरा है, चाहे वो चौथा है, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं पहले शेल में, ग्राउंड स्टेट है पहला शेल, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस या फोटॉन्स इमर्ज होंगे वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेंगे और वो लाई करेंगे लाइमन सीरीज में। अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे शेल में आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट अगर है दूसरा शेल, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज होंगी उन्हें कहा जाएगा वो लाई कर रही हैं बामर सीरीज में। याद रखिएगा, बामर सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट है वो है शेल नंबर 2 और बामर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में। यहाँ जो लाइट होगी वो विजिबल लाइट होगी। इसके बाद अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप कर रहा है तीसरे शेल में, तो अराइज होती है पास्टन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से जंप कर रहा है चौथे शेल में, तो अराइज होती है ब्रैकेट सीरीज। हमारे क्वेश्चन में जिक्र है बामर सीरीज का, यानी कि ग्राउंड स्टेट को होना चाहिए 2। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से दूसरे शेल में फॉल कर रहा है तो अपीयर हो रही है बामर सीरीज। इसका मतलब हमें एक चीज मिल गई है, ग्राउंड स्टेट इज 2। लेकिन हमें चाहिए एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन के हिसाब से जब तक हमारे पास एक्साइटेड स्टेट वाला शेल नहीं आएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर एक हिंट दिया गया है, थर्ड लाइन, गौर कीजिएगा, थर्ड लाइन से हमें ढूंढना है इसकी एक्साइटेड स्टेट को। कीप इन माइंड, हमने जब बामर सीरीज का लफ्ज पढ़ा तो हमें समझ जाना है कि ग्राउंड स्टेट है 2। ये बामर सीरीज के लफ्ज को सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट है 2, जबकि जो एक्साइटेड स्टेट है वो अब तक मिसिंग है। आप एक्साइटेड स्टेट कैसे ढूंढेंगे? आप एक्साइटेड स्टेट ढूंढेंगे इस हिंट से। यहाँ पर आपको बताया गया है थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन क्या होती है इसको समझना है। इस छोटी डायग्राम को देख लें। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन अराइज होगी उसे नाम दिया जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है तीसरे शेल से दूसरे शेल में। एक्साइटेड स्टेट है तीसरा शेल, ग्राउंड स्टेट है दूसरा शेल। इसे आप एक और नाम भी दे सकते हो, H अल्फा लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में आपको इस तरह भी कहा जा सकता है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, या फिर कैलकुलेट H अल्फा लाइन। वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिए।
अगर जिक्र होगा फर्स्ट लाइन का तो फिर आगे सीरीज का नाम भी लिखा होगा, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए अगर यूज किया जा रहा है वर्ड फर्स्ट लाइन। लेकिन अगर वर्ड यूज कर रहे हैं एच अल्फा लाइन तो इसके लिए बामर सीरीज का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बस कहा जाएगा कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन। याद रखिएगा एच अल्फा लाइन का लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल होता है बामर सीरीज की पहली लाइन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक्साइटेड स्टेट है चौथा शेल, ग्राउंड स्टेट है दूसरा शेल, तो फिर इसे कहा जाएगा सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। जो स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर होगी उसे आप नाम देंगे सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। याद रखिए सेकंड लाइन के लिए एक्साइटेड स्टेट है फोर्थ शेल और ग्राउंड स्टेट है सेकंड शेल। इसे आप एक और नाम भी दे सकते हैं, वो है एच बीटा लाइन। अगर एच बीटा लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसके लिए आपको बामर सीरीज के लफ्ज़ को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। एच बीटा लाइन का मतलब एक्साइटेड स्टेट है चौथा शेल, ग्राउंड स्टेट है दूसरा शेल। अगर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है पांचवें शेल से दूसरे शेल में, इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन का हिस्सा, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अगर थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज अपीयर हो रही है तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें। आपको थर्ड लाइन मिल रही है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर होगी उसे नाम दिया जाएगा थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। कीप इन माइंड थर्ड लाइन का मतलब है एक्साइटेड स्टेट है फिफ्थ शेल और ग्राउंड स्टेट है सेकंड शेल। इसी का एक और नाम भी आपने याद रखना है एच गैमा लाइन। एच गैमा लाइन में एक्साइटेड स्टेट है पांचवा शेल और ग्राउंड स्टेट है दूसरा शेल। आपको जो पैरामीटर्स चाहिए थे इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए वो मिल चुके हैं, एक्साइटेड स्टेट पांचवा शेल और ग्राउंड स्टेट दूसरा शेल। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ को, चेक कीजिएगा। फार्मूला है वेवलेंथ का 1/λ इज इक्वल टू आर एच जो कि है रेडबर्ग कांस्टेंट, z स्क्वायर जो कि है एटॉमिक नंबर, 1/n1 स्क्वायर जो कि है ग्राउंड स्टेट और -1/n2 स्क्वायर जो कि है एक्साइटेड स्टेट। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच को फिलहाल सॉल्व ना करें क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में आपको आर एच नज़र आ रहा है, रेडबर्ग कांस्टेंट मौजूद है, इसकी वैल्यू को आपने प्लेस नहीं करना है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, तो Z की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा। ग्राउंड स्टेट बामर सीरीज के लिए है सेकंड शेल तो 2 का स्क्वायर और एक्साइटेड स्टेट थर्ड लाइन के लिए है पांचवा शेल, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। स्क्वायर तो इनके फार्मूलों से आ रहा है तो स्क्वायर आपने नोट रखने हैं। इसके बाद अगला स्टेप देख लें, आर एच इज इक्वल टू स्क्वायर आप ले लें, 2 स्क्वायर इज़ 4, 5 स्क्वायर इज़ 25। अब इसके बाद आपने लेना है एलसीएम, चेक कीजिएगा एलसीएम जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो कर लें, जिनको नहीं आता वो देख लें। 4 को आपने 2 के टेबल में ढूंढना है, 25 को फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद 25 को सॉल्व करना है 5 से और कंप्लीटली आपने इसको 1 के लेवल तक ले आना है डिवाइड करके। अब जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं इस वर्टिकल लाइन में, इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100। एलसीएम आ रहा है 100, आर एच एलसीएम आया 100। अब 100 को आपने डिवाइड करना है 4 से, 100 डिवाइड बाय 4 25, जो आंसर आया है 25 उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 25 ही रहेगा, बीच में साइन है माइनस का। 100 को डिवाइड करें 25 से, अगर आप 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, जो आंसर आया है 4 उसको मल्टीप्लाई करें 1 से, 4 ही रहेगा। आर एच 25 माइनस 4 इज 21/100। आपके पास आंसर तो आया है लेकिन ये आंसर है 1/λ का, आपको चाहिए लैम्डा,
तो आपने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। इस लैम्डा को अगर आपने ऊपर लाना है तो पूरे के पूरे नंबर्स को स्विच करना होगा, डिनोमिनेटर को लाना होगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को ले जाना होगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 100 को ऊपर ले आएँ और बाकी सारी वैल्यूज़ को नीचे ले जाएं, 21 RH। ये आपका आंसर है। चेक कीजिएगा ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 100/21 RH, 21/100 RH ये नहीं हो सकता। 100/21 RH ये आपका करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। इसमें H असल में छोटा होना चाहिए। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ये हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ, RH है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो H को अगर आप छोटा सा यहाँ मेंशन करें तो बेहतर है। इसके बाद ऑप्शन सी को चेक कर ले, नहीं हो सकता। ऑप्शन डी नहीं हो सकता। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे आप नोट कर लें।